हेलो फ्रेंड्स, विलेजर्स एक्सीलेंस 20 चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इकोनॉमिक सर्वे 2019-20 वॉल्यूम सेकंड की वीडियो लेक्चर सीरीज़ का 7th लेक्चर शुरू करेंगे। इकोनॉमिक सर्वे हमें हेल्प करता है किसी भी एग्ज़ाम, चाहे वो एसएससी एग्ज़ाम हो, कोई बैंक एग्ज़ाम हो, यूपीएससी, आरपीआई ग्रेड ऑफिसर बी, नाबार्ड एग्ज़ाम हो, तो उसको क्रैक करने में हमें हेल्प करता है। तो इकोनॉमिक सर्वे 2019-20 वॉल्यूम सेकंड की वीडियो लेक्चर सीरीज़ जो है स्पेशली डिज़ाइन की गई है यूपीएससी के लिए और आरबीआई ग्रेड ऑफिसर बी एग्ज़ाम के लिए। तो आपको आपके ड्रीम की ओर लेके चलते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। चैप्टर नंबर 7 बात करता है एग्रीकल्चर एंड फूड मैनेजमेंट के बारे में। तो अगर हम देखें कि किसी भी डेवलपिंग कंट्री के लिए अगर हम इसमें एग्जांपल लेते हैं इंडिया का, तो एग्रीकल्चर और उससे अलाइड जो सेक्टर्स हैं उनकी जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी होती है किसी भी इकोनॉमी के लिए। अगर इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो ये सेक्टर जो है ये एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है रूरल लाइवलीहुड में, एम्प्लॉयमेंट में और नेशनल फूड सिक्योरिटी में। और इंडिया में लार्जेस्ट सोर्स ऑफ लिवलीहुड माना जाता है कि एग्रीकल्चर, और एग्रीकल्चर जो है वो 70% रूरल हाउस होल्ड को जो है आज भी एक सोर्स ऑफ इनकम है उनके लिए, लिवलीहुड उनको प्रोवाइड कराता है विद 82% ऑफ फार्मर बीइंग स्मॉल एंड मार्जिनल। तो अगर हम इसके ओवरव्यू की बात करें तो जब हम एग्रीकल्चर के शेयर की बात करते हैं ग्रोस वैल्यू एडेड में, तो अगर इसके शेयर की बात करने से पहले सबसे पहले ग्रोस वैल्यू एडेड होता क्या है। ग्रोस वैल्यू एडेड जो है वो एक डॉलर वैल्यू होती है अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की जो कि एक कंट्री में प्रोड्यूस हुए हैं, यानी एक कंट्री के अंदर जितनी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं उनकी डॉलर वैल्यू को मेज़र करता है ग्रोस वैल्यू एडेड। और उस अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में से हम माइनस कर देंगे जो भी हमारा सारा इनपुट लगा है, जो हमारी रॉ मटेरियल यूज़ हुआ है उस प्रोडक्शन में। तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा ग्रोस वैल्यू एडेड। यानी अगर हम किसी देश की जीडीपी में सब्सिडीज़ ऑन प्रोडक्ट ऐड कर दें और उसमें से हम टैक्सेस को घटा देते हैं तो वो हमारी आती है ग्रोस वैल्यू एडेड आती है हमारे पास। ठीक है, तो अगर हम एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर की बात करें कि इनका ग्रोस वैल्यू एडेड में कितना शेयर है, तो हम देख सकते हैं कि करंट प्राइस पे इनका शेयर कम हुआ है जो कि 2014-15 में 18.2% था, वहीं 19-20 में घटकर ये 16.5% रह गया है। तो अगर हम ये देखें कि इनका शेयर कम क्यों होता जा रहा है, इनका शेयर इसलिए कम होता जा रहा है कि जैसे जैसे एक कंट्री डेवलप करती है, ग्रो करती है, तो उसमें नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर्स जो है उनकी परफॉर्मेंस बढ़ती चली जाती है। यानी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स की परफॉर्मेंस, सर्विस सेक्टर की परफॉर्मेंस बढ़ती चली जाती है और ओवरऑल एग्रीकल्चर का शेयर जो है कम होता चला जाता है, जो कि एक अच्छी कंडीशन मानी जाती है किसी भी कंट्री के लिए। तो जैसे कि हम देख सकते हैं इस टेबल में शेयर ऑफ एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर इन द टोटल ग्रोस वैल्यू एडेड ऑफ द कंट्री एट द करंट प्राइस। तो हम देख सकते हैं कि जैसे 2019-20 में कितना शेयर एस्टिमेट किया गया है, 16.5% का जो शेयर है वो एस्टिमेट किया गया है, और वहीं 2014-15 में ये वैल्यू थी 18.2% और 16-17 में 17.9%। यानी हम देख सकते हैं कि 2014-15 टू 1920 लगातार जो है ये परसेंटेज जो है कम हुई है। अगर ग्रोथ की बात करते हैं हम, तो ग्रोथ अगर हम देखें एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर में, तो उसमें भी हमें देखने को मिलेगा, फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है। जैसे अगर हमने वहाँ पर चेक किया है ग्रोस वैल्यू एडिड को, हमने करंट प्राइस पे चेक किया है। अब अगर हम ग्रोस वैल्यू एडिड को कांस्टेंट प्राइस पे हम चेक करते हैं, जो कि हमारा जो बेस ईयर लिया गया है वो 2011-12 है, अगर उनको देखें और कंपेयर करें उन प्राइसेस को 2019-20 से, किस सेक्टर के लिए, एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए, फॉरेस्ट्री एंड फिशिंग सेक्टर के लिए, तो हम देखेंगे कि हमारे यहाँ जो ग्रो हुआ है वो 2.8% हुआ है एज कम्पेयर टू 2.9% इन 2018 एंड 19। यानी कि जैसे इस फिगर में हम देख सकते हैं कि एग्रीकल्चर
सेक्टर में अगर हम बात करें तो जो एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर की ग्रोथ हुई है तो 2018-19 में वो कितनी थी 2.9% और 2019-20 में एस्टिमेट किया गया है 2.8%, यानी यहाँ भी जो है फ्लक्चुएशन हुआ है। और अगर हम टोटल इकोनॉमी की बात करें, ग्रोथ ऑफ जीवीए ऑफ टोटल इकोनॉमी, तो वो भी हमारे पास जो है कम हुई है 2018-19 में, जहां ग्रोथ 6.6% थी, वहीं 2019-20 में वो ग्रोथ 4.9% ही है। अगर हम ग्रोस कैपिटल फॉर्मेशन की बात करें एग्रीकल्चर सेक्टर में, तो उसमें भी हमें फ्लक्चुएशन देखने को मिली है, और जहां पर हमारा ग्रोस कैपिटल फॉर्मेशन 2012 टू 13 में 16.5% थी, वहीं 17-18 में वो घटकर 15.2% रह गई है। तो जब हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस की एग्रीकल्चर सेक्टर में बात करते हैं तो एग्रीकल्चर सेक्टर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से मिनिमम सपोर्ट प्राइस लेके आए गए, कितनी फसलों के लिए 22 क्रॉप्स के लिए इसको लेके आया गया, और साथ ही साथ फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइसेस दिए गए, किसके लिए, शुगर केन के लिए दिए गए। तो जब मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है वो किस लिए दिया गया था, वो इसलिए दिया गया था ताकि फार्मर्स को जो है अपनी फसलों के का उचित दाम मार्केट में मिल सके। और ये उन यूनियन बजट 2018-19 में ये अनाउंसमेंट किया गया था कि जो एमएसपी है उसको कम से कम जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसका 1.5 गुना एमएसपी दिया जाएगा। यानी कि अगर आपकी प्रोडक्शन ऑफ कॉस्ट जो है, अगर आपकी मान लो 100 रुपये है, तो उसका 1.5 गुना जो है आपको एमएसपी दिया जाएगा, ताकि किसानों को जो है ओवरऑल कोई नुकसान ना हो। तो इसके लिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने है उन्होंने एमएसपी को इंक्रीज कर दिया और मैंडेटेड कर दिया सभी क्रॉप्स के लिए, चाहे वो खरीफ की फसल हो, रबी की फसल हो या कोई दूसरी कमर्शियल क्रॉप्स हो, कि उनको 1.5 गुना ओवरऑल उनको हर सीजन में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे एमएसपी दिया जाएगा। तो अब ये बात करता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फार्मर्स की इनकम को बढ़ाने के लिए जो है क्या क्या स्कीम लेके आई है। तो सबसे पहली स्कीम की ये बात करता है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, जिसको हम पीएम किसान स्कीम भी बोलते हैं। ये जो स्कीम है ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, यानी कि 100% ये जो फंडिंग करेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करेगा। तो ये जो स्कीम थी ये लेके आई गई कब, 2018 में लेके आई गई, और इसके अंदर सारे के सारे फार्मर्स कवर होते हैं, यानी स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स भी और दूसरे फार्मर्स भी इसके अंदर कवर होते हैं। और इसमें इनकम सपोर्ट दिया गया 6,000 रुपीज़ का, जिसको 3 इंस्टॉलमेंट में पे किया गया, और हर इंस्टॉलमेंट में कितने रुपए दिए जाएंगे, 2,000 रुपये दिए जाएंगे। अब ये बात करता है एक उड़ीसा की एक स्कीम है जिसका नाम है कालिया, और इसकी फुल फॉर्म क्या है, कृषक असिस्टेंस फॉर लाइवलीहुड एंड इनकम ऑगमेंटेशन। तो ये जो स्कीम है ये स्कीम लेके आए गए 2018-19 में गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा, और रबी के सीज़न से ये जो स्कीम है शुरू हुई, और किस लिए लेके आए गए, ताकि एग्रीकल्चर सेक्टर में प्रोस्पेरिटी बढ़े और पॉवर्टी स्टेट में कम हो। और इसके अंदर फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है वो डिफरेंट कंपोनेंट के रूप में दिया गया, यानी कि पहला दिया गया 25,000 रुपये पर फार्मर फैमिली को मिलेंगे 5 सीज़न के लिए, और कौन सी को मिलेंगे, जो कि स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर हैं। किस लिए, ताकि वो जो है सीड्स को, फर्टिलाइज़र को, पेस्टिसाइड्स को खरीद सकें। दूसरा, जो लैंडलेस एग्रीकल्चर हाउस होल्ड है उनको दिए जाएगा 12,500 रुपये की असिस्टेंस, ताकि जो है वो जो लैंडलेस एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ हैं, जैसे कि गोट रियरिंग हो गया, मल्टीलेयर यूनिट लगा ली, डकरी यूनिट हो गया, फिशरी किट हो गया, ऐसी एक्टिविटीज़ करने के लिए, बी कीपिंग के लिए उनको पैसे दिए गए। तीसरी असिस्टेंस प्रोवाइड की गई 10,000 रुपये की, जो कि किसके लिए दिया गया, जो लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबर्स हैं या वल्नरेबल कल्टीवेटर्स हैं, जो कि क्या करते हैं, टू इनेबल देम टू टेक केयर ऑफ देयर सस्टेंसेस, यानी कि हर फार्मर के लिए को इस स्कीम के अंदर जो है वो कवर किया गया है विद नॉमिनल प्रीमियम के तहत। फिर एक झारखंड स्कीम की ये बात करता है, जो कि झारखंड स्कीम कौन सी है, ये
ये है मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना। इस स्कीम के अंदर क्या है, ये स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर को कवर करता है और उनके पास जो है अरेबल लैंड होनी चाहिए और मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए, 5 एकड़्स, यानी वही स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर को कवर करता है। और ये 5,000 रुपये की जो है ग्रांट देता है हर साल, हर एकड़ के लिए ये देता है। 2 इंस्टॉलमेंट में दी जाती हैं, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र से ये दिया जाता है। और ये जो झारखंड की स्कीम है ये साथ के साथ चल रही है किस स्कीम के, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम के साथ साथ ये जो है चल रही है, जिसके तहत उन्हें 6,000 रुपए दिए गए थे जिनके पास 2 हेक्टेयर की जमीन है। फिर आई है राइतु बंधु ऑफ तेलंगाना। तो ये जो स्कीम थी ये भी हमारी जो है इन्वेस्टमेंट सपोर्ट के लिए दी गई। 4,000 रुपये इस स्कीम के तहत दिए जाते हैं पर एकड़, ये दिए जाते हैं फार्मर्स को जिनको कि तेलंगाना में पट्टेदार्स बोला जाता है, ताकि वो सीड्स खरीद सके, फर्टिलाइजर्स खरीद सके। और ये खरीफ सीजन 2018 के ओनवर्ड इसको लागू किया गया था और इसका फाइनेंशियल आउटले कितना था, 12,000 करोड़ रुपए इसके लिए अलॉट किए गए थे। और 2019-20 के दौरान जो है तेलंगाना सरकार ने ये जो अमाउंट 4,000 रुपये पर एकड़ पर सीजन थी इसको बढ़ाकर 5,000 रुपये पर एकड़ पर सीजन कर दिया गया। अगर हम मशीनाइजेशन की बात करें एग्रीकल्चर सेक्टर में, यानी कि मशीनाइजेशन का मतलब क्या होता है, यानी एग्रीकल्चर में मॉडर्न टेक्निक लेके आई जा सके जिससे कि प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जा सके। जो इनपुट्स हैं, जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उनका हम बेहतर तरीके से यूज़ कर सकें और जो ह्यूमन की इन्वॉल्वमेंट है, कल्टीवेशन की कॉस्ट जो लगती हैं, उन सब को हम कम कर सकें। तो इसके लिए जो है मशीनाइजेशन जो ज़रूरी होता है एग्रीकल्चर सेक्टर में। तो उस मशीनाइजेशन के लिए क्या होता है कि अगर मशीन जैसे कि ट्रैक्टर हो गया या दूसरे इक्विपमेंट उसके अंदर हो गए जो कि हमारे जो है ह्यूमन पे काम करने का बर्डन कम करते हैं। तो अगर हम ट्रैक्टर इंडस्ट्री की बात देखें तो इंडिया की जो इंडस्ट्री है वो ट्रैक्टर इंडस्ट्री में लार्जेस्ट है इन द वर्ल्ड और ग्लोबल प्रोडक्शन का 1/3 जो है वो इंडिया में प्रोड्यूस होता है। तो अब ये कुछ मिशंस की बात करता है, जैसे एक सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मशीनाइजेशन पे एक सब मिशन लेके आया गया 2014-15 में। इसके तहत क्या किया गया, इसके तहत जो है असिस्टेंस दी गई स्टेट गवर्नमेंट को किस लिए, ट्रेनिंग के लिए और डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ एग्रीकल्चर मशीनरी, ताकि वो फार्मर्स को असिस्टेंस प्रोवाइड कर सके कि फार्मर्स जो हैं वो प्रोक्योरमेंट कर सके एग्रीकल्चर मशीनरी का, इक्विपमेंट का। एंड फॉर सेटिंग अप कस्टम हायरिंग सेंटर्स, यानी कि कुछ ऐसे कस्टम हायरिंग सेंटर्स बना दिए गए जहाँ से जो है फार्मर्स जो है कम पैसे में एग्रीकल्चर मशीनरीज को प्रोक्योर कर सकते हैं, इक्विपमेंट को प्रोक्योर कर सकते हैं। और इस स्कीम के लिए टोटल फंड जो है वो अलोकेट हुआ है कितना, 2018-19 के दौरान वो अलोकेट हुआ है 1027.46 करोड़ रुपीस का। फिर एक स्कीम की बात करता है प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चरल मशीनाइजेशन फॉर इन सीटू। ये क्या करता है, ये स्कीम आई किस लिए है, ये स्कीम आई है क्रॉप रेसिड्यू के मैनेजमेंट के लिए। जैसा कि हम देख सकते हैं कि हर साल दिल्ली में जो है जब गेहूं की फसल उठती है या धान की फसल उठती है तो उसके बाद जो है जो पोल्यूशन लेवल है दिल्ली में वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो जिसका एक रीज़न जो है वो माना जाता है कि जो क्रॉप रेसिड्यू जला दिए जाते हैं पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या एनसीटी दिल्ली में, तो उनको एक रीज़न इसका माना जाता है। तो एनजीटी के ऑर्डर के बाद जब एनजीटी ने ऑर्डर दिया गवर्नमेंट्स को कि आप ऐसे रूल्स बनाइए, आप ऐसी कोई स्कीम लेके आइए कि जो है इनका क्रॉप रेसिड्यू का मैनेजमेंट अच्छे से हो सके, तो उसके बाद गवर्नमेंट लेके आई है प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चरल मशीनाइजेशन फॉर इन सीटू मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप रेसिड्यू। तो ये कौन कौन से स्टेट में लागू होती है, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और एनसीटी ऑफ दिल्ली में 2018-19 से 19-20 के अंदर। तो इसके अंदर क्या किया गया है, इसके अंदर जो है इंडिविजुअल फार्मर्स को 50% की सब्सिडी प्रोवाइड की गई है ताकि वो अपने क्रॉप्स का मैनेजमेंट कर सके। और
जो कस्टम हायरिंग सेंटर्स हैं उनके एस्टेब्लिशमेंट के लिए जो सब्सिडी है वो कितनी प्रोवाइड कराई गई है, 80% प्रोवाइड कराई गई है। तो अगर हम बात करते हैं अब इस मशीनाइजेशन की, अगर हम ओवरऑल इंडिया बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि ओवरऑल इंडिया में भी डिस्पैरिटी है, यानी डिस्पैरिटी है इंट्रा नेशनल लेवल पे मशीनाइजेशन पे। जो अगर हम नॉर्थ इंडिया की बात करते हैं तो अगर नॉर्थ इंडिया को हम बाकी रीजन से कंपेयर करते हैं तो हम देखते हैं कि नॉर्थ इंडिया में हायर लेवल ऑफ मशीनाइजेशन है एज कंपेयर टू द अदर रीजन। तो नाबार्ड की एक स्टडी हुई थी 2018 में ऑन फार्म मशीनाइजेशन। तो वो क्या कहता है, वो ये कहता है कि हमारे यहाँ जो है जो इकोनॉमिक ऑफ ऑपरेशंस है क्या क्या है, मतलब देखो ये बात ये करता है कि हमारे यहाँ स्मॉल होल्डिंग्स है यानी छोटी छोटी जोतें हैं। दूसरा, एक्सेस टू पावर कम है, क्रेडिट कॉस्ट एंड प्रोसीजर्स ज़्यादा हैं, अनइंश्योर्ड मार्केट है, लो अवेयरनेस है लोगों के अंदर। तो ये सारे जो है रीजंस हैं कि हमारे यहाँ एग्रीकल्चर मशीनाइजेशन का रेट जो है कम है। जैसे अगर हम बाहर देशों की बात करें तो क्योंकि वहाँ पर जो लैंड है वो लार्ज होल्डिंग्स है यानी बड़े बड़े खेत होते हैं, जोतों का आकार बड़ा होता है, वहाँ पर एक्सेस टू पावर है, क्रेडिट भी उनको मिलता है। हम देख सकते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर में जो है जब हम बैंक क्रेडिट की बात करते हैं तो वो जो है ओवरऑल कम होता है, बजाय कि अगर हम मैन्युफैक्चर सेक्टर्स की बात करें या फिर हम किसी दूसरे सेक्टर की बात करें, कोई कंपनी को क्रेडिट देने में बैंक जो है वो ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करते हैं बजाय कि एग्रीकल्चर सेक्टर्स में। तो ये सारे रीजंस हैं जिनकी वजह से इंडिया में जो है आज तक मशीनाइजेशन जो है वो उतना बेहतर नहीं हुआ है। फिर ये चैप्टर बात करता है इरिगेशन की और स्पेशली माइक्रो इरिगेशन के बारे में बात करता है। जब माइक्रो इरिगेशन की हम बात करते हैं तो हम उसमें किसको कंसीडर करते हैं, ड्रिप और स्प्रिंकलर इरिगेशन को हम इसके अंदर कंसीडर करते हैं माइक्रो इरिगेशन के अंदर। तो ड्रिप सिंचाई क्या होती है, जिसको टपक सिंचाई भी बोलते हैं, यानी इसमें बूंदों से जो है टप 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 बूंदों से जो है इसमें सिंचाई होती है। और जो स्प्रिंकलर इरिगेशन है और माइक्रो इरिगेशन है, ये बताया गया है कि आज के दौरान अगर हम चाहते हैं कि हमारे वाटर की एफिशिएंसी को हम बढ़ा सके, कम पानी में हम ज़्यादा से ज़्यादा फसलें उगा सके, पानी का बेहतर तरीके से हम यूज़ कर सके, तो उसके लिए जो है हमें माइक्रो इरिगेशन के कंसेप्ट को अपनाना चाहिए। जैसा कि हम देख सकते हैं कि जो हमारे देश में आज के टाइम पे जो फसलें उगाई जाती हैं, जैसे कि हम धान की फसल को देख सकते हैं। तो अगर हम नॉर्थ इंडिया में जब इंदिरा गांधी कनाल बन गई है तो उसके बाद से जब पानी की अवेलेबिलिटी हो गई है तो धान की फसलें उगाई जाती हैं। और यहाँ पर क्या होता है कि फिर जो धान में की फसल में जो पानी है वो बहुत ज़्यादा एक्सेस में चाहिए होता है। तो जब खेत फुल हो जाते हैं पानी से तो यानी कि पानी की वेस्टेज भी होती है, पानी का उतने बेहतर तरीके से जो है यूज़ नहीं हो पाता। तो उसके लिए अगर हम पानी को बेहतर तरीके से यूज़ करना चाहते हैं तो हमारे देश में हमें माइक्रो इरिगेशन को बढ़ावा देना चाहिए। तो उसके लिए इन्होंने एक योजना की बात करी है, वो कौन सी है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की बात की गई है। ये लॉन्च कब हुई है, ये लॉन्च हुई है 1 जुलाई 2015 को। और इसका मोटो क्या है, हर खेत को पानी, यानी हर खेत को पानी मिलना चाहिए, सॉल्यूशंस मिलने चाहिए। तो हमारे पास ऐसे जो है वाटर रिसोर्सेज होने चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स होने चाहिए कि हर खेत को हम पानी दे सकें। यानी इनका मेन मकसद क्या है, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, यानी कम से कम पानी का यूज़ करना और ज़्यादा से ज़्यादा फसलों को उगाना। तो ये जो है ये 2015-16 से हमारी कंट्री में ऑपरेशनलाइज हो रही है। और जो है अगर हम इसकी परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो जैसा कि हम इस फिगर में देख सकते हैं, ईयर वाइज अगर हम परफॉर्मेंस की देख सकते हैं माइक्रो इरिगेशन के अंदर, तो हम देखेंगे कि 2014-15 के बाद से जो है जो एरिया माइक्रो इरिगेशन के अंदर आता है, पर हेक्टेयर एरिया जो है वो लगातार जो है बढ़ता जा रहा है।
तो अगर हम बात करें कि हमें माइक्रो इरिगेशन को क्यों अपनाना चाहिए, तो इसकी स्ट्रेंथ की बात करता है इकोनॉमिक सर्वे। ये कहता है कि अगर हम माइक्रो इरिगेशन को अपनाते हैं तो ये जो है एफिशिएंट डिप्लॉयमेंट करता है इनपुट्स का, जैसे वाटर का हो गया, बेहतर तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। और अगर कम पानी में यूज़ करेंगे तो हमारे लिए इलेक्ट्रिसिटी भी कम लगेगी, फर्टिलाइज़र भी कम लगेगा, लेबर भी कम लगेगा, और क्रॉप की जो है प्रोडक्टिविटी वो बढ़ेगी। और हमारे पास जो है क्रॉप की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो जो हमें बेहतर क्वालिटी का जो है हमारे पास क्रॉप प्रोड्यूस होगी, तो ओवरऑल जो हमें प्राइस है वो उस फसल का ज़्यादा मिलेगा, फार्मर्स की इनकम ज़्यादा होगी। और जो हमारा मोटो है कि हम फार्मर्स की इनकम को डबल कर सके तो वो हम अचीव कर पाएंगे। तो ये बताता है कि माइक्रो इरिगेशन अपनाने से हमें क्या क्या फ़ायदे हुए हैं। तो देखो, हम वाटर को सेव कर सकते हैं, 20 से 48% हम वाटर सेव कर सकते हैं, 10 से 17% एनर्जी सेव कर सकते हैं, और 30 से 40% हम लेबर कॉस्ट सेव कर सकते हैं, 11 से 19% हम फर्टिलाइज़र पे सेव कर सकते हैं, और 20 से 38% जो है हम सेव कर सकते हैं किस पे, क्रॉप प्रोडक्शन पे हम सेव कर सकते हैं। तो ओवरऑल हम इतनी गवर्नमेंट का मेन मकसद क्या है कि ओवरऑल जो है फार्मर्स को सेविंग बढ़े उनकी, और जो है हमारा जो 2022 तक फार्मर्स की इनकम डबल करने का जो हमारा सपना है वो पूरा हो। अगर अब इसमें बात करते हैं कि नाबार्ड ने एक माइक्रो इरिगेशन फंड जो है वो डेवलप किया गया है, कितने कॉर्पस का, 5000 करोड़ जो है उसकी इनिशियल कॉर्पस है। ये क्या करेगा, ये जो है स्टेट को जो है सारे स्टेट को जो है फैसिलिटेट करेगा कि वो अपने रिसोर्सिस को जो है एक्सपेंड कर सके माइक्रो इरिगेशन के लिए अंडर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। यानी स्टेट जो है वो अपने रिसोर्सेज का बेहतर तरीके से यूज़ कर सके, तो उन स्टेट को क्रेडिट प्रोवाइड करने के लिए माइक्रो इरिगेशन फंड का यूज़ किया गया है। तो अगर हम बात करें जो एग्रीकल्चर क्रेडिट दिया जाता है इंडिया में, अगर उसके अंदर देखें तो उसके अंदर भी डिस्पैरिटी है। अगर हम नॉर्थ ईस्ट स्टेट की हम बात करते हैं, हम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट की हम बात करते हैं, या फिर हम इन स्टेट की हम बात करते हैं, झारखंड या छत्तीसगढ़ जैसे स्टेट की जो कि नक्सलाइज्ड एरिया से रिलेट कर दे, तो वहाँ पर जो है एग्रीकल्चर क्रेडिट जो है वो 1% से भी कम है। और सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर क्रेडिट हम देखते हैं तो हम देखते हैं यहाँ केरला में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश जैसे इलाकों में, तेलंगाना जैसे इलाकों में हम देख सकते हैं कि क्रेडिट जो है एग्रीकल्चर क्रेडिट जो है एज़ कम्पेयर टू द अदर स्टेट इन द कंट्री इज़ ग्रेटर। तो अगर हम बात करें अब ये सारे जो है, अगर हमें एग्रीकल्चर सेक्टर जो कि हमारे कंट्री में ऑलमोस्ट जब सब प्राइमरीली रूप से जो है रूरल लोग जो हैं एग्रीकल्चर पे डिपेंड है, तो उसमें जो रिस्क है उनको कम करने के लिए गवर्नमेंट क्या क्या योजनाएं लेके आ रही है। तो पहली है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। ये योजना कब लेके आए गए थे, खरीफ सीजन में ये योजना लेके आई थी 2016 के अंदर। इसके अंदर कवर किया गया है सिर्फ प्रो सोइंग को ही नहीं, यानी कि मतलब ये कह रहा है कि बीज बोने से लेकर और जब आप उसको हार्वेस्ट कर लेते हो, यानी उसको कटाई वटाई कर लेते हो, तो उसके बाद तक भी आपकी जो नेचुरल नॉन प्रिवेंटेबल रिस्क के कारण अगर फसल खराब हो जाती है किसानों की, तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर जो है वो किसानों को क्रेडिट दिया जाएगा। तो जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है उसके अंदर क्या था, रबी फसल के लिए, खरीफ फसल के लिए और कमर्शियल क्रॉप्स के लिए जो है वो अलग अलग प्रीमियम पे करने पड़ते थे। तो हमारे पास क्या है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो है वो वॉलेंट्री स्कीम है। यानी कि वॉलेंट्री स्कीम का मतलब क्या है कि स्टेट चाहे, जो स्टेट चाहे इसे अपना सकता है और कोई स्टेट ना चाहे तो वो इसे ना अपनाए। तो ये जो वॉलेंट्री स्टेट है, अगर हम इसमें देखें तो इसकी कवरेज अगर हम बात करें तो कवरेज जो है वो 23% से बढ़कर 50% हो गई है ग्रोस क्रॉप्ड एरिया की इन द कंट्री। और हमारा जो है वो टारगेट क्या था, हमारा टारगेट था 30% हमारा टारगेट था। और इसके अंदर जो फार्मर्स को बेनिफिट दिया जाता है वो बेनिफिट दिया जाता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के तहत जो है वो बेनिफिट इसके अंदर दिया जाता है।
तो अगर हम इस स्कीम के अंदर बात करें तो हम ये देख सकते हैं कि जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अगर हम किसी स्कीम की बात करें तो हम देखें जो रबी फसल के लिए है, खरीफ फसल के लिए है, या फिर जो कि कमर्शियल क्रॉप्स के लिए है, तो उनके लिए हमारा जो है वो प्रीमियम अलग अलग इसके अंदर दिया गया है। तो जो अगर हम रबी फसल की बात करते तो उसके लिए प्रीमियम है 1.5, खरीफ फसल के लिए है प्रीमियम 2%, और अगर हम कमर्शियल क्रॉप्स की बात करते हैं तो उसके लिए प्रीमियम जो है वो है 5%। फिर इसके अंदर बात करते हैं कि नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस पोर्टल एक बनाया गया। नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस पोर्टल ये एक वेब बेस्ड आईटी प्लेटफॉर्म है जो कि सारा डाटा लेके रखता है स्टेक होल्डर्स का, ताकि जो है फार्मर को इंश्योर्ड किया जा सके प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत और रिस्ट्रक्चर्ड वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम, यानी ये दो स्कीम्स को कवर करके रखता है। तो जो सारे स्टेक होल्डर्स हैं कौन कौन से, जैसे स्टेट हो गया, बैंक हो गया, इंश्योरेंस कंपनी हो गई, फार्मर्स हो गए, कॉमन सर्विस सेंटर हो गए, तो इन सब से रिलेटेड जो है डाटा आपको एक ही पोर्टल पे मिल जाएगा। तो हम जब चाहें इंफॉर्मेशन उससे एक्सेस कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें तो ये कहता है कि जब हम प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की बात करते हैं तो उसके बेसिस पे जो हमें एक्सपीरियंस मिला है तो उससे हमें ये सीखने को मिला है कि हमें एग्रीकल्चर में बेहतर प्रोडक्टिविटी को लेके आने के लिए हमें ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाना पड़ेगा, अकाउंटेबिलिटी बढ़ानी पड़ेगी, फार्मर्स को जो है टाइमली पेमेंट का क्लेम करना पड़ेगा। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने जो है अपनी गाइडलाइन को, ऑपरेशनल गाइडलाइंस को रिवाइज किया है। तो क्या क्या रिवीजन किया है? पहला इन्होंने क्या बोला है कि इन्होंने बोला है कि अगर कोई भी इंश्योरेंस कंपनी फार्मर्स के क्लेम सेटल करने में 10 दिन से ज़्यादा टाइम लगा देती है तो उस कंपनी को जो है इंश्योरेंस कंपनी को कितना प्रीमियम देना पड़ेगा? 12% का प्रीमियम देना पड़ेगा। और अगर कोई स्टेट अपनी सब्सिडी का जो शेयर उस स्टेट को देना पड़ता है, अगर वो 3 महीने तक वो नहीं देता या 3 महीने से उसको ज़्यादा टाइम हो जाता है तो भी स्टेट गवर्नमेंट को 12% इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा। दूसरा इन्होंने क्या कहा है कि क्रॉप टाइम चेंज कर दिया है, क्रॉप का नाम चेंज करने का फॉर इंश्योरेंस। पहले क्या होता था, पहले आपको कट ऑफ डेट से 1 महीना पहले अपनी क्रॉप का नाम डिसाइड करना होता था, आप चेंज करा सकते थे, लेकिन अब वो 2 वर्किंग डेज तक कर दिया गया है। और साथ के साथ क्या कर दिया गया है कि हम जो है फसलों का अगर मतलब पोस्ट हार्वेस्ट के बाद यानी कटाई करने के बाद अगर जो फसलों को कोई क्लाइमेटीज़ की वजह से फसलें ख़राब हो जाती हैं तो पहले वो ड्यूरेशन 48 घंटे थी, अब वो बढ़ाकर कर दी गई है, कितनी 72 घंटे कर दी गई है। तो यानी बहुत सारे जो है रिफॉर्म्स हम लेके आए गए हैं। अगर हम एग्रीकल्चरल ट्रेड की हम बात करें तो हम ये देखेंगे कि एग्रीकल्चर में इंडिया जो है अगर ओवरऑल एक्सपोर्ट की बात करें वर्ल्ड ट्रेड में तो हमारा एक्सपोर्ट कितना है? 2.15% का है। और हमारे मेजर डेस्टिनेशन कौन से हैं? यूएसए है, सऊदी अरेबिया, ईरान, नेपाल एंड बांग्लादेश है। तो अगर हम ये देखें कि जब से हम इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लेके आए हैं यानी 1991 के बाद से ही हम देखें तो इंडिया अगर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की हम बात करते हैं तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में हम नेट एक्सपोर्टर हैं, यानी हमारा जो एक्सपोर्ट है वो ज़्यादा है और हमारा इम्पोर्ट जो है वो कम है। यानी हमने कितने का एक्सपोर्ट किया 2018-19 की अगर हम बात करें तो हमने 2.7 लाख करोड़ का एक्सपोर्ट किया है और 1.37 लाख करोड़ का हमने इंपोर्ट किया है। यानी अगर हम एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की बात करें तो हम जो है वो बेहतर स्थिति में हैं। तो अगर इसमें देखिए इंडियाज़ एक्सपोर्ट टू प्रिंसिपल एग्री एंड अलाइड कम्युनिटी की अगर हम बात करें तो हम देख सकते हैं कि देखो सबसे ज़्यादा जो है हमारा किस में हमने एक्सपोर्ट किया है? राइस, जो बासमती से दूसरे राइस हैं उनको किया है, और दूसरे नंबर पे हमने किया है कॉटन रो को, और तीसरे पे हमने बासमती राइस को हमने एक्सपोर्ट किया है। और अगर टोटल एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट की हम बात करें तो जब 16-17 की बात करते हैं तो यानी हमने कितना किया है? 227.6। और फिर अगर हम बात करें 17-18 की हमने कितना किया है तो ये किया है 251.56, यानी कि इतने 1000 करोड़ रुपए का हमने जो है वो एक्सपोर्ट कर दिया है।
तो अब अगर हम बात करें कि जब हम इंडिया मतलब एक्सपोर्ट बढ़ाना चाह रहा है तो साथ के साथ जो है एक्सपोर्ट करेंगे तो हमें इंपोर्ट भी करना पड़ता है। तो ऐसी जो ट्रेड पॉलिसी लेके आए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ताकि जो डोमेस्टिक फार्मर्स हैं उनकी जो है हम उनको प्रोटेक्ट कर सके और उनकी हम टेक केयर कर सके। तो उसके लिए क्या किया गया, हमने इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई है। किस पे? तूर दाल पे इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई। कितनी? 0 से लेकर 10% बढ़ाई। पीस पे बढ़ाई 0 से 50%। ग्राम्स पे बढ़ाई यानी चने पे 0 से 60%। और लेंटिल्स पे बढ़ाई 0 से 30%। और साथ के साथ हमने जो है क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस भी लगाई हैं। किस पे? कि तूर दाल के इंपोर्ट पे, यानी तूर दाल हम 4 लाख टन से ज़्यादा हर साल में 4 लाख टन से ज़्यादा इंपोर्ट नहीं कर सकते। वहीं पीस, उड़द और मूंग दाल यानी 1.5 लाख टन से ज़्यादा हम इन दालों को भी इंपोर्ट नहीं कर सकते। साथ के साथ इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने वैरायटी ऑफ पल्सेस के एक्सपोर्ट को बढ़ावा दिया है, ताकि हमारे भी लोगों, हमारे यहाँ जो फार्मर्स हैं उनको बेहतर प्राइस जो है मिल सके। दूसरा इन्होंने क्या किया है, रेस्ट्रिक्शन कर दिया है सारे टाइप के एडिबल ऑयल के एक्सपोर्ट पे। किसको छोड़ के? मस्टर्ड ऑयल को छोड़ के। साथ ही साथ इन्होंने मिनिमम इंपोर्ट प्राइस भी इम्पोज कर दिया है पेपर और अर्कानट पे। और पेपर पे कितना किया है इन्होंने? 500 kg। और अर्कानट पे कितना किया? 251 kg। यानी इससे तो कम पे आप इंपोर्ट कर ही नहीं सकते, ताकि जो डोमेस्टिक ग्रोवर हैं उनकी लाइवलीहुड को प्रोटेक्ट कर सके। और फिर ये लेके आए फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2015 और 20। और इसके तहत इन्होंने क्या किया है, इन्होंने रिवॉर्ड दिए हैं मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट को फ्रॉम इंडिया। ये एक स्कीम लेके आए हैं, मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम ये लेके आए गए हैं, ताकि एक्सपोर्ट को बढ़ावा दिया जा सके। साथ के साथ एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी लेके आए गए हैं, ताकि हम अपने एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट को जो है वो डबल कर सके। यानी हमारा एम कितना है कि जितना हम एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट कर रहे हैं उससे हम डबल एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट जो है वो करें, और इंडियन फार्मर्स को जो है ग्लोबल वैल्यू चेन में जो है वो ऐड करें। फिर ये कहता है कि जो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च और एजुकेशन है वो प्रोवाइड करता है नेसेसरी लिंकेज। गवर्नमेंट कोई लिंकेज प्रोवाइड कराता है, किस किस के साथ कराता है? ICAR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के साथ कराता है। दूसरा क्या है, और जितनी जो प्रीमियर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है उनके साथ कराता है, या कोई जो रिसर्च या एजुकेशन वाले एग्रीकल्चर सेक्टर में कोई दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है जो हॉर्टिकल्चर की, फिशरी की, एनिमल सेक्टर्स की है। तो यानी इन सब को क्या कराता है, वो लिंक कराता है, ताकि डाटा शेयर हो सके और बेहतर तरीके से जो है हम किसानों के भले के लिए फोकस कर सकें। फिर ये कहता है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म इन एग्रीकल्चर की ये बात करता है। तो जो ICAR है यानी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च जो है, उसके अब तक 113 रिसर्च इंस्टीट्यूट उसने अभी तक बना दिए गए हैं। और ये जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है ये क्या करते हैं, इंडियन फार्मिंग टू मेक फार्मिंग ए वायबल, सेल्फ सस्टेन एंड इंटरनेशनली कॉम्पिटिटिव एंटरप्राइजेस थ्रू डिजिटल एग्रीकल्चर प्लेटफॉर्म। यानी कि ICAR क्या लेके आया है, ये एक साइबर एग्रो फिजिकल सिस्टम लेके आया गया है, जिसको हम कैप्स भी बोलते हैं। इसके अंदर इन्होंने 113 रिसर्च इंस्टीट्यूट को शामिल किया गया है, ताकि जो हमारे यहाँ फार्मिंग है वो सेल्फ सस्टेन हो सके, हम अपनी ज़रूरतें खुद से पूरा कर सकें, और साथ के साथ हम इंटरनेशनली कंपटीशन में भी भाग ले सकें। तो ये किसका यूज़ करता है, ये यूज़ करता है सेंसर्स का विद कंप्यूटर, सैटेलाइट इमेजनरी, सुपर कंप्यूटिंग फैसिलिटीज़ का यूज़ करता है, ताकि एग्रीकल्चर के अंदर आने वाले जो रिस्क है, जो अनसर्टेनिटी है, उनको कम किया जा सके। और जो है एक न्यू डिजिटल ऐप भी लॉन्च की गई है इसके द्वारा, और वो जो है
लोन जो ऐप है वो हमारे पास क्या करेगी, वो इंडियन एग्रीकल्चर को जो है वो डेवलपमेंट करने के लिए यूज़ होती है और इस ऐप से हमें सारी इन्फॉर्मेशन जो है मिल जाएगी। साथ के साथ इन्होंने क्या लॉन्च किया है, इन्होंने लॉन्च किया है एग्रीकल्चर एजुकेशन पोर्टल लॉन्च किया है जिसका नाम है एकता। यानी ऐसे ऐसे क्वेश्चंस हमारे जो हैं वो आ सकते हैं पेपर्स में। एकता यानी एकीकृत कृषि शिक्षा तकनीकी आयाम, तो एकता की फुल फॉर्म हो गई एकीकृत कृषि शिक्षा तकनीकी आयाम। तो ये जो है पोर्टल जो है ये सारी इन्फॉर्मेशन लेके रखता है और साथ के साथ हमने 9 मोबाइल ऐप्स जो हैं वो भी लॉन्च की गई हैं। तो ये जैसे ब्लैक पेपर के लिए, पोमेग्रेनेट के लिए, अनियन के लिए, तो ये सारी जो है ऐप्स हमने लॉन्च की गई हैं। फिर अगर ये अलाइड सेक्टर की बात करें यानी एग्रीकल्चर सेक्टर से दूसरे सेक्टर्स की जब ये बात करता है, जैसे एनिमल सेक्टर हो, एनिमल हस्बेंड्री सेक्टर हो गया, डेयरी हो गया, फिशरी सेक्टर की जब हम बात करें तो हम देख सकते हैं कि जो लाइफ स्टॉक है हमारा वो सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम है। प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम क्या था, एग्रीकल्चर। सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम क्या हो गया, हमारा लाइवलीहुड हो गया। तो यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है अब इस पे भी फोकस कर रही है ताकि फार्मर्स की इनकम का जो 2022 तक डबल करने का जो हमारा सपना है वो हम अचीव कर सके। और अगर हम इसमें ग्रोथ रेट की बात करते हैं तो लास्ट 5 ईयर्स में इसकी ग्रोथ रही है 7.9% इसकी ग्रोथ रही है। तो गवर्नमेंट इन सब को सपोर्ट करने के लिए लेके आई है एक प्रोग्राम, नेशनल एनिमल डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम ये लेके आई है ताकि जो है फुट एंड माउथ डिजीज़ को, ब्रुसेलोसिस को जो है वो कंट्रोल किया जा सके। और इसके अंतर्गत जो हमने फुट एंड माउथ डिसीज़ है उसको कंट्रोल करना है बाय 2025 विद वैक्सीनेशन और उसको ओवरऑल इरेडिकेशन कर देना है, यानी उसको ख़त्म कर देना है कितना, 2030 तक। अगर हम बात करें मिल्क प्रोडक्शन की तो हम देख सकते हैं कि 2013-14 के बाद से लगातार जो है हमारा मिल्क प्रोडक्शन जो है इंडिया में बढ़ता जा रहा है और हम फर्स्ट पोजीशन पे हैं मिल्क प्रोड्यूस करने में। और पर कैपिटा अवेलेबिलिटी की अगर हम बात करें तो हमारी पर कैपिटल अवेलेबिलिटी जो है वो 394 ग्राम्स पर डे पहुंच चुकी है। अगर हम फिशरी सेक्टर की बात करें तो फिशरी सेक्टर में जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फिशरी सेक्टर को डेवलपमेंट करने के लिए ये लेके आए हैं फिशरीज एंड एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड ये लेके आए हैं और इसका साइज है 7,522.48 करोड़ रुपीस, ताकि जो है वो फिशरीज और एक्वाकल्चर सेक्टर को हम बढ़ावा दे सके। और अगर हम बात करें कि जो अगर मेजर स्टेट्स के प्रोडक्शन की बात करें तो आंध्र प्रदेश आता है फर्स्ट पोजीशन पे, सेकंड पे आता है वेस्ट बंगाल एंड थर्ड पोजीशन पे आता है गुजरात। तो जो हमारा फिशरीज एंड एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो फंड था ये लोन देता है किसको, एलिजिबल एंटिटीज़ को। और वो एलिजिबल एंटिटीज़ कौन कौन सी हो सकती हैं, वो होती हैं जो स्टेट गवर्नमेंट होती हैं, यूटीज़ होती हैं जो कि अपने वहाँ जो है फिशरीज और एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ा सके। तो हमारे पास जो नोडल एजेंसी है वो कौन सी है इसके लिए, ये है हमारे पास नाबार्ड, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन यानी एनसीडीसी और ऑल शेड्यूल बैंक्स जो हैं इसके लिए नोडल लोनिंग एंटिटीज़ हैं। यानी कि लोन इस फंड के लिए कौन प्रोवाइड कराता है, नाबार्ड, एनसीडीसी और शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स। फिर अगर हम फूड प्रोसेसिंग सेक्टर की बात करें तो फूड प्रोसेसिंग सेक्टर की अगर हम ग्रोथ देखेंगे पिछले 6 सालों की तो वो रही है 5.06%। और अगर हम एनुअल सर्वे की बात करते हैं, इंडस्ट्री की एनुअल सर्वे की बात करते हैं तो हम देख सकते हैं कि अगर हम 16-17 की बात करें तो जो फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में जो है वो 18.54 लाख पीपल्स जो हैं वो इसमें एंगेज हैं। तो फूड सेक्टर को जो है फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए कौन सी स्कीम आई है, वो आई है प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना। ये भी एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स वो स्कीम्स होती हैं जिसमें 100% जो है वो जो है प्रोवाइड करती है असिस्टेंस, कौन प्रोवाइड करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है। और
और इसमें एलोकेशन की गई है ये 6,000 करोड़ रुपए की स्कीम है और 2016 से लेकर 20 सालों तक के लिए ये स्कीम है। ये क्या करेगी, ये इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करेगी, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करेगी एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए और एग्रो बेस इंडस्ट्रीज के लिए ये करेगी। इसका मेन रीज़न क्या है, ये क्या करना चाहती है, ये एग्रीकल्चर के अंदर जितने भी वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है उस वेस्टेज को ये कम करना चाहती है, प्रोसेसिंग के लेवल को बढ़ाना चाहती है। दूसरा, इससे हम क्या कर सकते हैं, प्रोसेस्ड फूड जो है उनको एक्सपोर्ट करेंगे और वो प्रोसेस्ड फूड कैसा होना चाहिए, वो हाइजीन होना चाहिए, न्यूट्रिशन होना चाहिए कंज्यूमर्स के लिए और उनको जो है अफोर्डेबल प्राइसेस पे मिलना चाहिए। तो इस स्कीम के अंतर्गत कौन से कंपोनेंट लेके आए गए हैं, जैसे मेगा फूड पार्क बनाए जाएंगे, कोल्ड चेन बनाई जाएंगी और वैल्यू एडिशन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा। साथ ही साथ हम फूड प्रोसेसिंग और प्रिजर्वेशन की कैपेसिटी को बढ़ाएंगे, क्लस्टर्स बनाएंगे हम और इस इंडस्ट्री के लिए बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेज को बढ़ावा देंगे। साथ ही साथ हम जो है फूड की सिर्फ जो है प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ानी बल्कि इनकी सेफ्टी और क्वालिटी एश्योरेंस भी चेक करना है, तो उसके लिए भी हम जो है इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करेंगे। अगर हम फर्टिलाइज़र सेक्टर की बात करते हैं तो ये कहता है कि इंडिया में यूरिया पॉलिसी आई 2015 में। ये पॉलिसी जो है हमारे पास, इस पॉलिसी का मेन मकसद क्या था कि हम जो है यूरिया का प्रोडक्शन जो है वो मैक्सिमाइज कर सके, यानी घरेलू ही हम प्रोडक्शन उसका बढ़ा सके और ये था कि हमें जो है ओवरऑल हमें इंपोर्ट को हम कम करें और अपने डोमेस्टिक प्रोडक्शन को हम बढ़ा सके ताकि जो गवर्नमेंट पे बर्डन है वो हमारा जो है वो कम किया जा सके। तो जैसा हम इस फिगर में देख सकते हैं 2013-14 से अगर हम 19-20 की बात करें तो हमारा जो है इंपोर्ट जो है वो यूरिया सेक्टर के लगातार घट रहा है, यानी कि हमारे जो गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव है वो हम अचीव कर पा रहे हैं। तो अगर हम फर्टिलाइज़र सेक्टर में मतलब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र की सब्सिडी की अगर हम बात करें तो सब्सिडी जो ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र की स्कीम आई थी, ये आई थी 2016 में। इस स्कीम के अंतर्गत क्या किया गया, 100% सब्सिडी दी जाती है। किसको दी जाती है, ये फर्टिलाइज़र कंपनी को दी जाती है और किस बेसिस पे दी जाती है, उनकी एक्चुअल सेल के बेसिस पर दी जाती है। और वो सेल जो है वो कैसे होनी चाहिए, थ्रू पॉइंट ऑफ सेल्स होनी चाहिए किसी भी रिटेलर शॉप पे, और उन बेनिफिशियरी को हम आइडेंटिफाई करते हैं उनके आधार कार्ड वगैरह से। तो जब हम बात करते हैं फूड मैनेजमेंट की, तो फूड मैनेजमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमें फूड को ऐसे मैनेज करना है, यानी कि कैसे कि उनकी प्रोक्योरमेंट तक से लेकर, यानी कि हमें फार्मर्स को बेहतर प्राइस देना है। दूसरा, उस फूड का डिस्ट्रीब्यूशन भी कंज्यूमर्स को होना चाहिए और वो भी अफोर्डेबल प्राइस पे होना चाहिए। तीसरा, हमें क्या करना है, हमें ये देखना है कि हमारा जो फूड है उसकी फूड सिक्योरिटी, यानी कि वो फूड जो है वो पूरे थ्रू आउट द ईयर अवेलेबल होना चाहिए और साथ ही साथ हमें उस फूड की प्राइस जो है उनको भी स्टेबल रखना है। तो इन सारी फूड मैनेजमेंट के लिए जो नोडल एजेंसी है वो है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, और ये फूड का डिस्ट्रीब्यूशन करती है थ्रू नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के तहत ये करती है। और इस एक्ट में क्या है, ये जो एक्ट था ये 2013 में आया और ये रूरल पॉपुलेशन का 75% और अर्बन पॉपुलेशन का 50% जो है ये कवर करता है अंडर टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर, जिसके तहत जो है 2/3 पॉपुलेशन कंट्री की 2/3 पॉपुलेशन को जो फूड ग्रेन्स दिया जाता है, जैसे सीरियल्स दिए जाते हैं 1 रुपये पर केजी, वीट दिया जाता है 2 रुपये पर केजी और राइस दिए जाते हैं 3 रुपये पर केजी। तो इसके तहत जो है बेनिफिशियरी की आइडेंटिफिकेशन 2 तरीके से होती है। पहला होते हैं जो हाउस होल्ड कवर होते हैं अंत्योदय अन्न योजना के तहत, और दूसरे प्रायोरिटी हाउस होल्ड के तहत जो है वो इसके अंदर कवर किए जाते हैं। तो जो प्रायोरिटी हाउस होल्ड है उनको 5 केजी मिलता है पर पर्सन, और अंत्योदय अन्न योजना के तहत जो पुअर हाउस होल्ड है उनको 35 किलो तक का फूड ग्रेन्स जो है वो हमारा मिलता है। अगर हम एट प्रेजेंट की बात करें तो जो ये एक्ट इम्प्लीमेंट हो रहा है सारे स्टेट और यूटी में, तो ये जो है ये 80 करोड़ लोगों को कवर करता है, यानी 80 करोड़ लोग जो हैं वो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत उनको सब्सिडाइड फूड ग्रेन मिलता है। तो अगर हम बात करें
स्टोकिंग नॉर्म्स हम देख सकते हैं ऑफ द फूड ग्रेन, यानी कि अगर हम स्टॉक्स की बात करें तो इंडिया में हम देखेंगे 1 अप्रैल से, अगर हम 1 जुलाई 1 अगस्त यानी कि ये 2015 से की बात करता है, तो यानी इतने मिलियन टन जो है हमारा जो है फूड ग्रेन्स यानी हमारे पास अभी अवेलेबल स्टॉक्स हैं। फिर ये बात करता है वन नेशन वन राशन कार्ड की, यानी कि गवर्नमेंट का मेन इरादा क्या है कि हमें जो है हर चीज़ के लिए अलग से कोई कार्ड ना बनाना पड़े, एक ही राशन कार्ड हो पूरे थ्रू आउट द नेशन, वही राशन कार्ड चले। यानी कि जैसे कि जो माइग्रेंट्स पीपल होते हैं जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आते हैं, तो हर स्टेट का राशन कार्ड अलग होता है, तो उनको जो फूड ग्रेन्स मिलने में दूसरे स्टेट में दिक्कत आती है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये मेन एम है कि एक राशन कार्ड बना दिया जाए और उस राशन कार्ड को पूरे इंडिया में जो है वो लागू कर दिया जाए, यानी उस राशन कार्ड से जो है पूरे इंडिया में कहीं भी आप फूड ग्रेन्स खरीद सकते हो। तो यही इनका मेन मोटो है। फिर ये बात करता है, जब हम अगर एलोकेशन देखें, एलोकेशन ऑफ फूड ग्रेन अंडर द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत कितनी एलोकेशन की गई, अगर हम टोटल की बात करें तो टोटल एलोकेशन जो है वो है 603.88 लाख टन, और इसमें सबसे ज़्यादा जो एलोकेशन हुई है वो है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत की गई है। अगर ये इकोनॉमिक कॉस्ट की बात करता है तो इकोनॉमिक कॉस्ट जो है फूड ग्रेन्स की वो क्या है, इकोनॉमिक कॉस्ट में क्या क्या चीज़ें होती हैं, 3 कंपोनेंट होते हैं। पहला कि फूड ग्रेन्स को खरीदना, यानी कि पूल्ड कॉस्ट ऑफ फूड ग्रेन्स, प्रोक्योरमेंट करना और डिस्ट्रीब्यूट करना, यानी आप उन्हें खरीद रहे हो, आप उन्हें स्टोर करके रख रहे हो, आप उन्हें बेच रहे हो, उन्हें डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, तो ये सारी जो कॉस्ट है ये इकोनॉमिक कॉस्ट हमारी होती है। और हम देखते हैं कि अगर इस फिगर में देखिए तो हम देख सकते हैं कि 11-12 से जो इकोनॉमिक कॉस्ट है वो लगातार बढ़ती जा रही है हमारी। फिर अगर ये बात करें फूड सब्सिडी की, तो फूड सब्सिडी में क्या कौन कौन सी चीज़ होती है, सब्सिडी किसके लिए होती है, सब्सिडी प्रोवाइडेड टू एफसीआई को प्रोवाइड की जाती है, किसके लिए, कि वो जो है फूड ग्रेन्स का प्रोक्योरमेंट कर सके, उनको डिस्ट्रीब्यूट कर सके। दूसरी सब्सिडी दी जाती है स्टेट्स को कि वो जो है अपने स्टेट्स के अंदर डिसेंट्रलाइज प्रोक्योरमेंट कर सके। तो अगर हम फूड सब्सिडी की बात करते हैं तो हम देख सकते हैं कि जो फूड सब्सिडी है वो भी हमारी जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है, और 2019-20 में जो फूड सब्सिडी है वो कम हुई है। यानी अगर हम एनुअल ग्रोथ की बात करें तो 14-15 के बाद से जो फूड सब्सिडी की ग्रोथ जो है वो कम हुई है, 16-17 के बाद से वो फिर से बढ़नी शुरू हो गई है। और अगर हम स्टोरेज कैपेसिटी की बात करते हैं तो एफसीआई के तहत जो स्टोरेज कैपेसिटी के लिए हमने 3 चीज़ें हैं, पहला एक है सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन, दूसरा स्टेट वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन, और तीसरा जो है वो है प्राइवेट सेक्टर की ये बात करता है। तो टोटल का अगर हम बात करें हमारी कितनी कैपेसिटी है स्टोरेज की, वो है 750 LMT। और अगर हम इसके अंदर बहुत सारी स्कीम्स की बात करें हैं, जैसे प्राइवेट एंटरप्रेन्योर गारंटी स्कीम, यानी इसका मेन काम क्या है, इसका मेन काम है कि ये जो है पीपीपी मॉडल के तहत 22 स्टेट्स के अंदर लागू होता है, और इसके तहत प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स को जो है वो बढ़ावा दिया गया है ताकि जो स्टोरेज कैपेसिटी है हम उसको बढ़ा सकें। दूसरा एक है सेंट्रल सेक्टर स्कीम अर्स्टवाइल प्लान स्कीम, ये नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के लिए स्पेशली लेके आए गए हैं ये, और इस फंड के तहत जो है जो हमारे जो बजटरी एलोकेशन है वो रिलीज़ किया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, और किसको दिया जाता है, एफसीआई को, ताकि जो है वो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में भी हम जो है गोडाउन्स की कंस्ट्रक्शन कर सके। और अगर इसके तहत टोटल कैपेसिटी की बात करें तो वो है 1,84,175 MT इसके तहत कंप्लीट कर दिया गया है। और स्टेट गवर्नमेंट ड्यूरिंग द 12th 5-year प्लान 2012 से 17 के तहत इसको कवर किया गया है। फिर ये करता है कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टील सॉइल्स, यानी कि ये कहता है कि हमें 100 LMT पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स में जो है यानी इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करना चाहिए, और हमें जो है ताकि हम जो है फूड को स्टोर कर सके, उनकी लाइफ को जो है वो बढ़ा सके। फिर ये बात करता है ऑनलाइन डिपो मैनेजमेंट सिस्टम की, तो ये जो है इसको हम बोलते हैं डिपो ऑनलाइन सिस्टम भी बोलते हैं, और इसका मेन काम क्या है, ये जो सारी प्रोसेस
प्रोसेसिंग है, यानी फूड ग्रेन की डिपोट करने की, स्टोरेज करने की, मेंटेन करने की, और तो उन सारी प्रोसेस को जो है वो ऑनलाइन किया जाए, यानी वो ऑटोमेटिक किया जा सकता है। तो ये सारी जो चीज़ें लेके आए गए हैं, तो ये क्यों लेके आए हैं, ये सारे एफर्ट्स क्यों लगाए गए हैं, ताकि जो एफसीआई है उसकी एफिशिएंसी को हम बढ़ा सके और माल प्रैक्टिसेस को कम कर सके। लेकिन ये देखा गया है कि जो एफसीआई है वो जो है जिस जिस पर्पस के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको लेके आई गई थी, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इंटरवेंशन मार्केट में इतनी ज़्यादा होने के बाद भी जो है हम देख सकते हैं कि फूड जो एंटिटीज़ हैं उनका प्राइस जो है वो कम ना होके कहीं ना कहीं बढ़ता चला जाता है। तो एफसीआई की जो है अगर हम इकोनॉमिक सर्वे वॉल्यूम 1 की बात करते हैं, तो वॉल्यूम 1 में जो है वो एफसीआई की क्रेडिबिलिटी पे क्वेश्चंस उठाए गए हैं और स्पेशली इसके लिए एक चैप्टर को इंक्लूड किया गया है। तो अगर आप वो वीडियो देखना चाहेंगे तो उसका लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, और वो वीडियो जो है आप आई बटन पे क्लिक करके भी देख सकते हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।